नमस्कार सभी को। आइए आज हम देखते हैं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो महत्वपूर्ण है दिव्यांगजनों के लिए, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उनको राइट्स देने वाला एक एक्ट है। इसके अंदर जो निःशक्तताएं बताई गई है वो 21 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 21 प्रकार की। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 21 प्रकार की निःशक्तताएं जो बताई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। ये जो 21 प्रकार की निःशक्तताएं और उनकी पहचान के जो लक्षण जो जारी किए गए हैं, या हम कहीं इस एक्ट के माध्यम से इनको और सिंप्लीफाई जो किया गया है, तो कितने प्रकार की निःशक्तताएं? 21 प्रकार की। 21 प्रकार की निःशक्तताएं कौन से एक्ट से आई है हमारे पास? दिव्यांगजन अधिकार आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है उसके माध्यम से आई है 2016 का। 21 प्रकार की। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जो उल्लेखित 21 प्रकार की निःशक्तताएं और उनके पहचान के लक्षण क्या है। पहला है मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन। मानसिक मंदता यह व्यक्ति समझने और बोलने आदि में अन्य हम उम्र बच्चों के समान कार्य नहीं कर पाता है। मानसिक मंदता का मतलब यह होगा कि उसकी जो मेंटल एज जिस प्रकार की होनी चाहिए थी उतनी वो उसके हम उम्र के बच्चे, यहाँ पे हम उम्र के बच्चे जो है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना, उसके बराबर उसकी नहीं हो पाती है। ये एक विशेष बात है। यहाँ हम उम्र के बच्चों के समान कार्य वो नहीं कर पाता है। व्यक्ति परिवार के किसी सदस्य को कभी मिर्गी दौरे आते हैं, या उसका शरीर जकड़ जाता है, या वह बेहोश होता है। ये मानसिक मंदता की, मेंटल रिटार्डेशन की है। इसका मतलब व्यक्ति के परिवार में किसी भी सदस्य को कभी मिर्गी दौरे आए हैं, शरीर जकड़ गया है शरीर उसका, या वो खुद ही बेहोश हो गया है, इस प्रकार का व्यक्ति मानसिक मंदता। इसका मतलब हम उम्र से कम वो सोच पाता है, समझ पाता है, कार्य कर पाता है, क्योंकि उसके समझने और बोलने की जो है वो कार्य क्षमता उसके हम उम्रों से कम होती है। परिवार के किसी सदस्य को मिर्गी के दौरे आना, शरीर जकड़ जाना, कई बार ऐसे जकड़ जाता है, खोलने पड़ते हैं उनको बीच बीच में से, बेहोश हो जाता है। ये मानसिक मंदता की जो है निःशक्तता है। व्यक्ति को स्वयं की आवश्यकता अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है, वो स्वयं को आवश्यकताएं जो है वो बता भी नहीं पाता है। तो ये इस प्रकार की एक जो श्रेणी है वो मानसिक मंदता की, ये पहली श्रेणी बड़ी सिंपल जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। ये राजस्थान सरकार का ही जो पोर्टल है उस पोर्टल पे से ही ली हुई इस प्रकार की मंदताएं हैं। दूसरा ऑटिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखिए इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। ये नाम इसका ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। व्यक्ति को किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। इसका मतलब ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। पहली बात तो ऑटिज्म में एक जगह उसका ध्यान रहता ही नहीं है। आंखें मिलाकर बात न कर पाना और गुमसुम रहना। वो आंखें मिलाकर यानी उसका कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, और जब वो बात करेगा तो सामने वाले से आंखें नहीं मिलाएगा, कभी इधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी ये करने लग जाएगा, और गुमसुम सा भी रहता है। ये गुमसुम भी रहता है, ये भी इसकी एक जो है सामान्य लक्षण है। व्यक्ति को अन्य लोगों से घुलने मिलने में कठिनाई होती है, यानी व्यक्ति किसी काम पे ध्यान नहीं दे पाता, आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता, गुमसुम रहता है, और परिवार के अन्य सदस्यों या अन्य और व्यक्तियों के साथ उसको घुलने मिलने में कठिनाई होती है। इस प्रकार की जो निःशक्तता है उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा है। बहुनिःशक्तता, ये वर्ड आरटीई में भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। आरटीई 2009 जो बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा हमारा जो कानून है ये पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एजुकेशनल मैनेजमेंट भी आपके स्कूल लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन के अंदर है पूरा, जिसके जो 30 जो क्वेश्चन 30 नंबर होंगे, जो 15 नंबर का, वो भी पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा। और ये सारी की सारी चीजें आपको पीडीएफ में, अपना जो ऐप होगा डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप, उसमें स्पेशल एजुकेशन का जो है कोर्स लॉन्च किया हुआ है, उसमें आपको सारी चीजें मिलेगी। ये सारे के सारे पीडीएफ और ये सारी चीजें वहां आपको मिल जाएगी। मानसिक मंदता, ये रहा मानसिक मंदता। सेरेब्रल पल्सी, मानसिक रोगी, चलन निःशक्तता, मूक निःशक्तता, श्रवण निःशक्तता, ऑटिज्म, दृष्टि बाधित, कुष्ठ रोग। ये कह रहा बहुनिःशक्तता, जब मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस अगर इसमें माना गया है तो इसमें मानसिक मंदता हो सकती है। सेरेब्रल पॉलिसी यानी एक के साथ और अन्य निःशक्तताएं होगी। उपरोक्त निःशक्तता में से 2 या अधिक निःशक्तता से ग्रसित, यानी ये जो निःशक्तताएं दे रखी है, ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकता है, बहुनिःशक्तता में निम्न में से कौन कौन सी निःशक्तताओं को शामिल किया गया। कितना शानदार क्वेश्चन यहाँ पे है। या बहुनिःशक्तता में
निम्न में से कौन सी निशक्तता शामिल नहीं है? तो जाओ, शामिल है वो है मानसिक मंदता, सेरेब्रल पल्सी, मानसिक रोगी, चलन निशक्तता, मूक निशक्तता, श्रवण निशक्तता, ऑटिज्म, दृष्टिबाधित और कुष्ठ रोग को भी इसमें लिया है। इसका मतलब जब मल्टीपल रूप में हम देखते हैं डिसेबिलिटीज को, वहां उस निशक्तता में दो या अधिक, दो भी हो सकती है और दो से अधिक भी हो सकती है, तो उसको इस प्रकार से बहु निशक्तता की श्रेणी में माना गया है। और आप याद कीजिए आरटीई की धारा 2 और धारा 3 में ये इस प्रकार से इनको डिफाइन भी किया गया है। चौथा है सेरेब्रल पॉल्सी, पोलियो, नर्व इंजरी आदि। परिवार के किसी सदस्य को कभी पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई आती है। इसका मतलब पैरों में जकड़न हो सकती है, चलने में कठिनाई हो सकती है और हाथ से काम करने में जो उसको दिक्कत आ सकती है। पैर जकड़े हुए हो सकते हैं, चलने में कठिनाई हो सकती है और हाथ से काम करने में उसको कठिनाई होती है। परिवार में किसी भी सदस्य को चलने में कृत्रिम अंग, बैसाखी, कैलिपर इत्यादि का उपयोग करना पड़ता है। सेरेब्रल पॉलिसी या जो पोलियो इन हो जाते हैं, उन परिवार के सदस्यों को कृत्रिम अंग, बैसाखी या कैलिपर इस प्रकार से उनको उपयोग में लेना पड़ता है। तो ये इस प्रकार की जो सेरेब्रल पॉलिसी है, पोलियो है, नर्व इंजरी है, ये सारे के सारे भी जो है वो 21 जो नियोग्यताएं हैं उनमें शामिल है। मानसिक रोगी, मेंटल इलनेस, अस्वाभाविक व्यवहार करता है, यानी स्वाभाविक व्यवहार, जनरल हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं वो बड़ा ही सिंपल होता है। कई बार कोई व्यक्ति अस्वाभाविक व्यवहार कर देता है तो वो अगला कह देता है कि यार मेंटल है क्या ये? इसका मतलब उसकी कोई न कोई लक्षण होंगे पहचान करने की। अस्वाभाविक व्यवहार करता है, खुद से बातें करना, अपने आप बात करेगा, भ्रमजाल में रहना, मति भ्रम होना, व्यसन, नशे का आदी होना, अधिकतम डर, भय होना, किसी भी वस्तु या इंसान से अत्यधिक लगाव होना, ये सारी की सारी चीजें मेंटल इलनेस से मानसिक रोगी के लक्षण हैं। इसका मतलब वो खुद से बात करेगा, भ्रम जाल में रहेगा, मति भ्रम रहेगा, व्यसन करेगा, नशे का आदी होगा, बहुत ज्यादा डरा हुआ, भयभीत होगा, किसी भी वस्तु और इंसान से अत्यधिक उसका लगाव भी हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य को बिना किसी कारण से जल्दी गुस्सा आ जाता है, यानी उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, या गुमसुम अथवा अकेलापन अच्छा लगता है। गुस्सा भी जल्दी आ सकता है, वो गुमसुम रहेगा, उसको अकेलापन बड़ा अच्छा लगेगा। यह इस प्रकार से डिसाइड किया गया है। व्यक्ति अपनी स्वच्छता या दुनियादारी से अनजान है, वो खुद की अपनी स्वच्छता या खुद की दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं है, वो अनजान होता है, उसको पता ही नहीं होता कि इस प्रकार की कोई चीज है क्या। व्यक्ति के मन में विचार आता है, विचार तो आता है कि उसको कोई भगवान, भूत या बाहरी शक्ति उसे नियंत्रित करती है, यानी उसके मन में विचार तो आ रहा है कि उसको कोई भगवान है या भूत है या कोई बाहरी शक्ति है वो नियंत्रित कर रही है, मेरा कोई खुद का नियंत्रण नहीं है, मेरे को नियंत्रण करने का काम भगवान, भूत या कोई बाहरी शक्ति है वो कर रही है। ऐसा इस प्रकार के जो लक्षण है वो मानसिक रोगी में दिखाई देंगे। व्यक्ति के मन में बार बार आत्महत्या के विचार आते हैं, ये एक बड़ी गंभीर स्थिति यहां पे होती है, और एवं डरता है, वो खुद सुसाइड करने के विचार उसके बहुत ज्यादा आते हैं। इस प्रकार का मानसिक रोगी वो बन जाता है। तो ये मानसिक रोगी के कुछ लक्षण यहां पे दिए गए हैं। श्रवण बाधित, हियरिंग इंपैयरमेंट, इसका मतलब उसको सुनाई नहीं देता। परिवार के किसी भी सदस्य को बहरापन अथवा सुनने में कठिनाई होती है। बहरापन है ऊंचा सुनना या कम सुनना। बहरापन क्या होता है? जिसमें या तो व्यक्ति बहुत ऊंचा सुनेगा या बहुत कम सुनेगा, बहुत तेज आवाज में कान में बोलोगे तो जाके सुनता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह इस प्रकार के लिम्को के द्वारा और इस प्रकार के इक्विपमेंट भेजे जा रहे हैं, कानों में इस प्रकार की मशीनें लगाई जाती है ताकि वो आसानी से सुन सके। लेकिन यदि उसमें श्रवण बाधित, हियरिंग इंपैयरमेंट है, तो उस बहरापन होगा, सुनने में कठिनाई होगी। मूक विकलांगता, स्पीच इंपैयरमेंट, परिवार का कोई सदस्य गूंगा है या बोलने में कठिनाई होती है, यह मूक विकलांगता कहलाती है। सामान्य बोली से अलग बोलता है, उसकी बोली जो होगी वो सिंपल जो अपन बोलते हैं ऐसा नहीं बोलेगा, बहुत ही अलग तरीके से बोलेगा, जिसे कि परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोग नहीं समझ पाते हैं। यह मूक विकलांगता इस प्रकार की होती है, स्पीच इंपेयरमेंट। दृष्टि बाधित, ब्लाइंडनेस, ये आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे। परिवार में कोई सदस्य जिसे देखने में कठिनाई होती है, दृष्टिहीन या अंधा होता है, तो यह दृष्टि बाधित, मूक विकलांगता, श्रवण विकलांगता, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात एक तो मानसिक रोगी, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है
क्योंकि मानसिक रोगी के मामले में कुछ चीजें यहाँ पे स्पेशल दी हुई है, ज्यादा भी दी हुई है, और वो कहा गया कि वो ना तो स्वस्थता का ध्यान रखता, ना दुनियादारी का ध्यान रखता, और उस पर कंट्रोल भी वो मानता है कि किसी बाहरी शक्ति का है, और आत्महत्या करने का प्रयास करता है, गुमसुम रहता है, अकेला रहता है, मिलजुल के नहीं रहता है, गुस्सा आ जाता है, भ्रमजाल में रहता है, मति भ्रम हो जाती है, वैशन करता है, और डर रहता है उसको। या इसमें आपको बहुनिशक्ता, क्योंकि ये बहुनिशक्ता बार बार क्वेश्चन में आ सकता है, आरटीई से भी सीधा जुड़ा हुआ है। ऑटिज्म, ये भी अपने आप में एक नई प्रकार का स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, अल्पदृष्टि, लो विजन। देखिए यहां पे एक अल्पदृष्टि, लो विजन दिया है, और यहां पे था दृष्टि बाधित, ब्लाइंडलेस। परिवार में कोई सदस्य जिसे देखने में कठिनाई होती है, दृष्टिहीन, अंधा है, यानी वो दृष्टिहीन है, अंधा है। अल्पदृष्टि में क्या है, इसको कम दिखता है। 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। 60 वर्ष की कम आयु की स्थिति में इसको कम दिखता है और वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता। इसको अल्पदृष्टि, लो विजन में रखा गया है। और ऊपर एक कैटेगरी है वो ब्लाइंडलेस अलग है, जिसको बिल्कुल नहीं दिखता है, वो ब्लाइंडलेस है। अल्पदृष्टि लो विजन में दिखता तो है, बहुत कम दिखता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम पास में ऐसे करके देखते हैं, या चश्मे का जो पावर का जो तो बहुत बड़ा लग जाता है, और रंगों की पहचान भी वो नहीं कर पाता। ये अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, रंगों की पहचान नहीं कर पाएगा वो। चलन निशक्तता, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, लोकोमोटर चलने की है। परिवार में किसी भी सदस्य को हाथ या पैर अथवा दोनों की निशक्तता है, हाथ भी नहीं हो सकते हैं, पैर भी नहीं हो सकते हैं, तो ये चलन निशक्तता है। लकवा है या हाथ या पैर कट गया है, तो इस प्रकार की लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके हाथ भी नहीं होते, पैर भी नहीं होते, तो इस प्रकार की लोकोमोटर डिसेबिलिटीज होती है, जिनके लिए व्हील चेयर या अनेकों प्रकार के अन्य इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त, लेप्रोसी क्योर्ड, हाथ या पैर या अंगुलियों में विकृति या टेढ़ापन, हाथ या पैर यानी हाथ की अंगुलियां या पैर की अंगुलियों में विकृति या टेढ़ापन होगा। शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे होंगे, शरीर की त्वचा पे रंगीन नहीं, रंगहीन धब्बे होंगे, कलरलेस कुछ स्पॉट्स होंगे। हाथ या पैर या अंगुलियों में सुन्न हो जाना, ये इस प्रकार से जो है लेप्रोसी क्योर्ड जो है, कुष्ठ रोग जो है, जिसमें हाथ और पैर की अंगुलियों में विकृति होगी, टेढ़ा होगा, रंगहीन जो धब्बे होंगे, और साथ ही साथ जो है हाथ और पैर की अंगुलियां सुन्नी हो जाती है। ऐसे कुष्ठ रोग से जो है कुछ लक्षण है। बोनापन, ड्वार्फिज्म, ये तो हमने देखा है। व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच यानी 147 सेंटीमीटर या इससे कम हो। कितना शानदार क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को हम बोना कहें। यहां बोनेपन की जो परिभाषा दी है, इन्होंने कहा कि व्यक्ति का कद वयस्क होने पर 4 फीट 10 इंच से यदि कम है तो उसको बोने की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी 147 सेंटीमीटर या इससे कम होने पर उसे बोनापन कहा जाएगा। पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तेजाब हमला पीड़ित, यहां पे देखिए एसिड अटैक विक्टिम्स जो होते हैं उनको भी यहां पे 21 प्रकार की जो है विकलांगताएं होती है उसमें शामिल किया गया है। शरीर के अंग, हाथ, पैर, आंख आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य प्रभावित होना, यानी अंग जो है वह हाथ, पैर या आंख जो है यदि उसके प्रभावित होगी है तेजाब का हमला होने की वजह से, तो वो भी इसमें शामिल होगा। हाथ, पैर और आंख, ये 3 चीजें इसमें ली गई है। मांसपेशी दुर्विकास, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशियां कमजोर है और मांसपेशियों में विकृति है, क्योंकि ये जितने भी प्रकार की ये जो इस प्रकार की विकलांगताएं दी गई है, ये ऐसे कोई भी व्यक्ति कह दे कि हाँ ये दिख रहा है, ये तो बोना है, ये तो इसको कम दिखता होगा, नहीं। एक पूरा मेडिकल बोर्ड बैठता है और वो बोर्ड कहता है कि 40% या अधिक विकलांगता उसके शरीर में दिव्यांगता होने पर ही उसे इस प्रकार से शामिल किया जाएगा। तो यहां मांसपेशी दुर्विकास के अंदर मांसपेशियां कमजोर है और मांसपेशियों में विकृति है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यहां पे एक नई देखो, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या कहा है, ऐसे बच्चे बहुत सारे मिल सकते हैं। जब आपके पास तो स्पेशल एजुकेशन वालों के पास तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साधारण स्कूलों में भी मिल जाते हैं। बोलने, समझने, श्रुतलेख, लेखन, साधारण जोड़ बाकी गुणा भाग में ऐसे बच्चों को कठिनाई होती है। इसका मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज है यहां पे।
व्यक्ति को आकार, भार, दूरी आदि को समझने में भी कठिनाई होती है। वो चीज कोई छोटी सी बताएगा 50 किलो, बहुत बड़ी चीज बताएगा 5 किलो, यानी उसको आकार, भार और दूरी में भी कठिनाई हो रही है। व्यक्ति को एवं परिवार के किसी भी सदस्य को भाषा समझने या शब्दों का अर्थ समझने में, उसको भाषा समझने में भी और शब्दों का अर्थ समझने में भी उसको कठिनाई होगी। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे बहुत सारे कक्षाओं में आपको मिलेंगे इस प्रकार के। व्यक्ति को एवं किसी भी सदस्य को दिशा चिन्ह समझने में और वस्तुओं का बोध करने में कठिनाई होती है। ना तो वो दिशा समझ पाता है, ना वो कोई किसी प्रकार के सिंबल बनाए उनको समझ पाता है, और वस्तुओं का भी बोध करने में कठिनाई, वस्तुओं का कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पाता है कि क्या वस्तु है, क्या काम आती है, कैसे काम आएगी, कहाँ इसका काम में इसको उपयोग में लेना है। तो ये सारी की सारी एक लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इस प्रकार की बच्चों में हो सकती है। बौद्धिक निशक्तता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। देखिए एक नई प्रकार की निशक्तता हमारे सामने आई है, बौद्धिक निशक्तता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई होती है। बहुत सारे बच्चे रीजनिंग जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो आसानी से काम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन आ जाए, एक बालक जिसकी तार्किकता बहुत कम है, समस्या समाधान और सीखने की उसके दिक्कत आ रही है, निम्न में से किस प्रकार की जो है वो निशक्तता है? देखिए तार्किकता और समस्या समाधान, बौद्धिक निशक्तता। इंटेलेक्चुअल नहीं है, इंटेलेक्चुअल तरीके से सोच नहीं पाता है, लॉजिकली सोच नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम जो है उसके सॉल्यूशन तक पहुंच नहीं पा रहा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है। प्रतिदिन के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में अनुकूलन व्यवहार, अडेप्टिव बिहेवियर में कठिनाई आती है। वो अडेप्टिव बिहेवियर नहीं कर पाता है, समाज में एक उसका व्यवहार होना चाहिए, उस प्रकार का व्यवहार या प्रतिदिन का व्यवहार जिस प्रकार का होना चाहिए वैसा वो कर नहीं पाता है। इसका मतलब बौद्धिक निशक्तता है। अगला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। व्यक्ति के दिमाग व रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी होती है। दिमाग और रीढ़ की हड्डी का सीधा संबंध होता है नर्वस सिस्टम से, क्योंकि आपने देखा होगा प्रतिवर्ती चाप की जब क्रियाएं होती है, पेंसिल चुभती हमारी अंगुली में है और तुरंत उसका सिस्टम से, जो नर्वस सिस्टम से होती हुई चीज जो है, न्यूरॉन से होती हुई चीज हमारे दिमाग में पहुंचती है और हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। इसका मतलब यहां पे दोनों का कोऑर्डिनेशन, किसका? दिमाग और रीढ़ की हड्डी का कोऑर्डिनेशन है, वो उसके समन्वय में परेशानी है। इसका मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग और रीढ़ की हड्डी में समन्वय नहीं होने से निम्न में से किस प्रकार की दिव्यांगता होगी? मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगी। पार्किंसंस रोग, देखिए ये भी एक डिजीज इस प्रकार की है, हाथ, पांव, मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधी कठिनाई, ये इस प्रकार की। आपने देखा होगा कई बार पार्किंसंस रोग जो है किसी विशेष जगह पे इस प्रकार से तंत्रिका संबंधी जो रोग होता है वो बहुत सारे लोगों में इस प्रकार का पाया जाता है। अगला हीमोफीलिया। देखिए पार्किंसंस रोग के साथ हीमोफीलिया जो ब्लड संबंधी या अधिरक्त स्त्राव जो है वो भी इसमें लिया गया है। चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्त्राव होता है, चोट लगी, खून रुक नहीं रहा, लगातार बह रहा है, इसका मतलब उसको हीमोफीलिया है। अति रक्त स्त्राव है, रक्त बहना बंद ही नहीं होना, इसका मतलब इस प्रकार की जो है डिसऑर्डर, जो हीमोफीलिया या अधिरक्त स्त्राव, उसको भी किस जो है डिसेबिलिटीज है उसमें माना है। थैलेसीमिया, डॉक्टर ने खून में हीमोग्लोबिन की विकृति और मात्रा कम होना बताया हो। देखो यहां पे हीमोफीलिया और थैलेसीमिया दोनों में अंतर है कि हीमोफीलिया में तो शरीर में जो रक्त है अगर चोट लग गई तो उसका स्त्राव रुकता नहीं है, वो बहता ही रहता है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद कई बार कहते हैं इसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है, बहुत ज्यादा खून बहना भी अपने आप में एक बीमारी है, वो रुक ही नहीं रहा है। हीमोफीलिया अति रक्त स्त्राव जो है होने की वजह से इस प्रकार की डेथ भी कई बार हो जाती है। लेकिन थैलेसीमिया में डॉक्टर ने खून में हीमोग्लोबिन की विकृति और मात्रा कम, और यदि किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन है ही कम और यदि हीमोग्लोबिन है तो उसमें भी विकृति है, तो यह थैलेसीमिया नामक बीमारी से वो ग्रसित हो सकता है। तो इन दोनों में विशेष तौर से आप ध्यान रखें, दोनों में जो अंतर है वो थैलेसीमिया क्या है और हीमोफीलिया क्या है, इन चीजों का विशेष तौर से देखें। क्योंकि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, इसमें खून में हीमोग्लोबिन की विकृति है और मात्रा कम है। क्योंकि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी होती है, वैसे तो क्या है, आनुवांशिक जो है रक्त विकार है जो माता पिता से, ये माता पिता से बच्चों में जाता है। अगर माता पिता में इस प्रकार का विकृति है
खून में मात्रा कम है तो बच्चों में भी होगी। इसका मतलब थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, एक इस प्रकार का रोग है जो माता पिता से उसके बच्चों में जाता है और शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता है। इसका मतलब यहां पे उसकी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड जो सेल्स होती है, वो विकृत हो जाती है या नष्ट बहुत जल्दी होती है आरबीसी, इसलिए इस प्रकार का थैलेसीमिया और खून की कमी यहाँ पे हो जाती है। ये रहा खून की कमी यहाँ पे हो जाती है। और हीमोफीलिया हमने देखा ही है कि अत्यधिक रक्त स्त्राव जो होगा उससे इस प्रकार का होता है। ये थैलेसीमिया भी मेनर और जो मेजर है और माइनर भी हो सकता है। सिकल सेल डिजीज ये भी इस प्रकार जो है इसके अंदर साथ में जोड़ा गया है। तो सिकल सेल जो डिजीज है इसमें भी देखें, चिकित्सक ने खून की अत्यधिक कमी, रक्त अल्पता बताई हो। देखिए खून की कमी तो थैलेसीमिया में भी है और सिकल सेल डिजीज में भी खून की अत्यधिक कमी यानी रक्त अल्पता है और खून की कमी से शरीर के अंग और अवयव खराब हो गए हैं। यानी खून है नहीं और खून नहीं होने की वजह से ये उसके जो शरीर के जो अंग है वो इस प्रकार से खराब होने लग गए हैं। वो स्किल जो है इस प्रकार से सिकल सेल डिजीज जो है वो इस प्रकार से वंशानुगत रोग हो जाता है, ये भी वंशानुगत हो जाता है और खून की अत्यधिक कमी और रक्त अल्पता बताई हो और शरीर के अंग भी और अवयव भी खराब हो गए हों। तो ये इस प्रकार जो है आपने देखा होगा 21 प्रकार की, ये 21 प्रकार की जो है ये आपने देखा होगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, उसमें जो 21 प्रकार की निशक्तताएं बताई है और उनके पहचान के लक्षण बताए हैं। ये आप सभी के लिए जो ग्रेड फर्स्ट स्पेशल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये 100% ये पता होना चाहिए कि ये निशक्तताएं किस प्रकार की है। वैसे ही हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो मैं पूरा करवाऊंगा जो 7 और 10 क्लासें होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लास्ट में एक अनुसूची दी हुई है, इसके लास्ट में अनुसूची दी हुई है और वहां पे ये सारी ये जो जितनी भी दिव्यांगताएं हैं इनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। जैसे शारीरिक दिव्यांगता अलग होती है, शारीरिक दिव्यांगता के बाद आपने देखा होगा बौद्धिक दिव्यांगता भी आपकी अलग होती है, मानसिक दिव्यांगता भी आपकी अलग होती है, रक्त विकृति भी आपकी अलग होती है, बहुदिव्यांगता भी आपकी अलग होती है। तो इस प्रकार अनेकों प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, लेकिन पहले हम ये देख लें कि वो 21 प्रकार की दिव्यांगता का नाम आपके रजिस्टर में होना चाहिए। प्रारंभिक उसको पहचानें क्योंकि इसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें दे रखी होती है, हम छांट नहीं पाते। यहां पे बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने बता दिया कि ये इस प्रकार की दिव्यांगताएं होगी और उनके ये लक्षण होंगे। चूंकि ये राजस्थान सरकार के जो पोर्टल है उस पोर्टल से लिया गया है, तो उस पोर्टल से लिया गया इसका मतलब ये 100% ऑथेंटिक है और ये आपको ऐप के माध्यम से भी जो डॉक्टर एमआर बहादुर एजुटेक ऐप है वहां पे भी ये ऐसा का ऐसा जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, आप निकाल भी सकते हैं और वहां से आप देख भी सकते, पढ़ भी सकते हैं। आज शाम को 9 बजे ऐप के माध्यम से हमारी पहली क्लास जो शुरू होगी डॉक्टर एमआर बहादुर एजुटेक ऐप के माध्यम से, वहां पूरा का पूरा आपका स्पेशल एजुकेशन का जो 150 नंबर का वो प्लस फर्स्ट पेपर में एजुकेशनल मैनेजमेंट, आरटीई, एनईपी जुड़ता है तो एनईपी और राजस्थान की समस्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो सारी की सारी आपको वहां पे मिलेगा पूरा का पूरा कोर्स। तो 150 नंबर का वो और 30 नंबर का वो पूरा का पूरा कोर्स आपको डॉक्टर एमआर बहादुर एजुटेक ऐप पे मिल जाएगा। इसी तरीके से जुड़े रहे ऐप पे के साथ साथ आपको यूट्यूब के माध्यम से भी कुछ प्रारंभिक जानकारियां आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।